नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विजेता सिंह है। विजेता सिंह द हिंदू की डिप्टी एडिटर हैं। स्वागत है विजेता आपका। थैंक यू अतुल जी। और इसके अलावा हमारे साथ बॉम्बे से जुड़े हैं सुधीर सूर्यवंशी। सुधीर असिस्टेंट एडिटर हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक्स। और साथ में हमारे अपने न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी आनंद वर्धन और हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद। आप दोनों का भी स्वागत है, मेघनाद और आनंद। नमस्ते सर। नमस्कार। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। इस हफ्ते अचानक बहुत सारी चीजें हैं कोविड के फ्रंट पर देखने को मिल रही हैं। एक पूरे देश में बड़ी असमंजस की, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों की मौतें हो रही हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बीमार होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल की जो की खबर है उसमें हमने पाया कि 3.5 लाख, 3,24,000 के आसपास नए मामले आए हैं। इस तरह से कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं। पर्सनली एक चीज से इस चर्चा की हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अपने एक साथी, न्यूज लॉन्ड्री के एक साथी की मौत हो गई कोविड के चलते, आशीष येचुरी की कल। इस वजह से एक हमारे लिए ये बहुत शोक का भी विषय है और ऐसे मौके पर हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर्सनली बहुत छोटा सा वक्फा था जब आशीष ने न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ के काम किया। 4 महीने हुए थे उनको जुड़े हमसे, और इस बीच में ही तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोगों का उस तरह से नहीं था। हम को जूम के जरिए मिलते थे और एक बार ही हमारी आपस में मुलाकात उस तरह से हुई कामकाज के दौरान, क्योंकि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अलग अलग जगहों पर थे। तो जितना हम लोग जान पाए, एक बहुत ही जेंटल और जो कहते हैं शरीफ उस तरह के लोगों में, और बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, उसमें से आशीष थे। मेघनाद, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक और छोटी सी बात मैं बस बताना चाह रहा हूँ आशीष के बारे में, जो बताता है कि कितना अर्दी और कितना लो प्रोफाइल रहने वाले व्यक्ति थे। कल जब ये घटना हुई आशीष के देहांत के बाद, और हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझे कुछ दोस्तों ने फोन किया, ऑफिस के कलीग से इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद ट्विटर पर मैंने सीताराम येचुरी का ट्वीट देखा, तब जाकर मुझे पता चला पहली बार कि आशीष सीताराम येचुरी के बेटे थे। तो इस तरह से वो अपने को इतना ग्राउंडेड या इतना वो लो प्रोफाइल रखने वाले शख्स थे। मेघनाथ? मेरा भी एक्चुअली वही मैं कह रहा था कि कल मैंने वही सीताराम येचुरी का ट्वीट देखा और फिर रिपोर्टर्स के ग्रुप में शेयर किया, और प्रतीक ने बोला कि ये तो हमारा आशीष है। तो एकदम इतना झटका लगा एसेंशियली कि एक तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मतलब सीताराम येचुरी के बेटे थे एक्सेट्रा। बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरे कुछ उन्होंने आर्टिकल्स कॉपी एडिट भी किए थे। बार्क को लेकर जो आप हम मेरे रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे वो सब आशीष ने एडिट किए थे। तो मेरा वैसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था उनसे, और मतलब इतने बहुत ही काइंड केयरिंग आते थे, मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच करते थे स्टोरीज को, और बहुत ही शार्प थे। और हर चीज में वो बारीकी से देखते थे, हर इशू को बारीकी से देखते थे, और 10 सवाल पूछते थे कि ये सही है, ये गलत है, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे। तो एक तो काम में मतलब दिखाई दे रहा था कि कितने डेडिकेटेड थे और कितने शार्प माइंडेड थे आशीष। और काफी मतलब झटका ही लगा एक्चुअली हमको कल, जो मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। और ये मतलब अभी तक ऐसे लग रहा था कि कोरोना है, बट अभी ऑर्गेनाइजेशन में आकर एक हमारे साथी को भी लेके गया, तो ये थोड़ा सा मतलब सिचुएशन थोड़ा सा रियल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं इस हफ्ते बातचीत के लिए। चाहूंगा कि आप जो विषय हैं पहले एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर जिक्र कर दें मेघनाथ, फिर हम चर्चा को अपना शुरू करें, आगे बढ़ाएं। जी, चर्चा हमारी केंद्रित कोविड पर होगी मोस्टली। पिछला जो मैंने आंकड़ा देखा, तो हमारे अब केसेस 3.3 लाख से ऊपर हो गए हैं डेली केसेस। और
2000 से ज्यादा डेथ्स पिछले तीन दिनों से रिपोर्ट हो रही है। और हमारे अभी डेली केसेस को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ब्राजील को हमने क्रॉस कर लिया है और अभी यूएसए को भी शायद जल्द ही क्रॉस कर लेंगे। और इस हालत में मैं तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरी एनआरकी टाइप सिचुएशन हो गई है। काफी न्यूज आपने भी देखी होगी। एक तो बड़ी न्यूज आई थी कि एक नासिक में एक ऑक्सीजन टैंक लीक की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में। वहां पर हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई है उद्धव ठाकरे ने। दिल्ली में एक पिछले 2 दिन से एक इशू चल रहा है जहां पर एक्यूजेशंस किए जा रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने दे रहा है दिल्ली को। तो वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक विजेता भी एक केस फॉलो कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है। काफी हाई कोर्ट्स में 9 हाई कोर्ट्स ने जल्दी ऑर्डर्स पास किए ऑक्सीजन रिलीफ के लिए, बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के फेवर में। बहुत मतलब पिछले हफ्ते से करते आ रहे हैं। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने कल एक हियरिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि वो एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेके ये सब जो हाई कोर्ट्स जो एक्शन ले रहे हैं उनको एक केस में क्लब करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो अभी तक आज उसका फाइनल हियरिंग है। अभी मैं बता देता हूँ कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे। तो अभी आई थिंक हियरिंग भी शुरू हो जाएगी, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। और एक और इसी से रिलेटेड खबर है कि हरीश साल्वे जो सीनियर लॉयर है उनको एमिकस क्यूरे डिसाइड किया गया है। और बहुत बार एसोसिएशन से लेके सब सीनियर लॉयर्स ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया ये दोनों मूव्स को। इस पर हम एक्चुअली अतुल सर थोड़ी सी चर्चा भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड जो है आई थिंक पूरे देश में मोस्टली नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में भी 600 से 800% से ज्यादा डिमांड आ रही है अभी ऑक्सीजन की। और काफी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं लोग, जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। और अभी एयरफोर्स एयरलिफ्ट करने वाली है ऑक्सीजन को, और रेलवेज भी स्पेशल ट्रेन चला रही है ऑक्सीजन की, ये भी खबर आ रही है। एक मनमोहन सिंह जी ने एक लेटर लिखा पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को। उसमें उन्होंने वैक्सीन लिबरलाइजेशन की बात की और काफी उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे पैंडेमिक को हैंडल किया जा सकता है। तो उस पर ये मैं हंसू या रो कुछ समझ में नहीं आता है। उस पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक बहुत ही तीखा लेटर वापस लिखा कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस वाले तो वैक्सीन भी प्रमोट नहीं कर रहे। तो मतलब हेल्थ मिनिस्टर से मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इसके लिए। ये बहुत बड़ी खबर। इसी तरह का एक मतलब अनऑथराइज्ड था, लेकिन कहा गया कि ऑफिशियल सर्कल से ही आया है। एक सर्कुलर था। सर्कुलर क्या था, उसमें गाइडलाइन जिसमें गांधी परिवार को टारगेट किया गया कि ये लोग केवल इस पूरे क्राइसिस में का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वजह से ये क्राइसिस बढ़ी हुई है। ओह गॉड। तो और ऊपर से हर्षवर्धन ने एक 54th कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट का एक मीटिंग था। उसमें उन्होंने बयान दिया है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी गोल था, जो कि एंडिंग हंगर बाय 2030, वो अब नहीं हो पाएगा ये पैंडेमिक की वजह से। मतलब वो प्रायोरिटी देंगे, बट उन्होंने अभी सीधा कह दिया कि हमारे गोल्स अभी कोई मीट नहीं होने वाले। एक और बड़ी खबर ये है कि वैक्सीन लिबरलाइजेशन को लेकर एक उस पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं कि 1 मई से 18 साल के ऊपर सिटीजन्स को अभी वैक्सीन मिलेगा ओपन मार्केट में। 45 इयर्स के ऊपर जो भी है उनको फ्री वैक्सीन अभी भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। पर न्यूज ये है कि 50% जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको स्टेट और मार्केट में बेचा जाएगा एक प्राइस में, और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा एक दूसरे प्राइस में। तो अभी प्राइसिंग का एक बहुत इशू चल रहा है, जहां पर आधार पूनावाला जैसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि हमको और पैसे चाहिए क्योंकि उनको एक्सपैंड करना है। तो उस पर भी ये एक अपडेट है। और कोविड के अलावा एक्चुअली कोविड को लेकर एक और इशू है कि गौतम गंभीर पकड़े गए थे
पकड़े गए मतलब उन्होंने ट्वीट ही कर दिया था कि फैबीफ्लू हमारे ऑफिस से ले लीजिए, तो लोगों ने उनको होल्डिंग का इल्जाम लगाया। और ऊपर से आई थिंक इस पर हम आज बात भी कर सकते हैं क्योंकि सुधीर भी है हमारे साथ बॉम्बे से। देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक और इशू आया था कि उन्होंने रेमडेसिविर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। अतुल सर, उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफिंग देंगे, मतलब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिकली यही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं 3-4 जिसके इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे। एक तो उसमें ये है कि गौतम गंभीर का मामला हुआ, जो उन्होंने कहा कि हमारे दफ्तर से लोग फ्री में फेविफ्लू ले सकते हैं। वहां पर बॉम्बे में ये मामला हुआ। तो सुधीर थोड़ा सा इस बारे में अगर हमें जानकारी दे पाए और इसमें रोशनी डाल पाए, क्योंकि हम जो यहाँ से देख पा रहे हैं कि अचानक से इन दवाओं का एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, प्रोडक्शन कंपनियों के बाद किसको कितना मिलेगा उस पर उसका कंट्रोल है। ऐसे मौके पर अचानक से चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे गुजरात में CR पाटिल हो, उनका ये कहना कि हमारे बीजेपी दफ्तर से आप रेमडेसिविर जैसी दवाएं आप ले सकते हैं। तो एक तो ये अपने आप में एक संशय पैदा कर रहा है कि ये जो शॉर्टेज हो रही है बाजार में या कमी हो रही है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, बनाई हुई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को बड़ी संख्या में वो अवेलेबल है। जैसे जो देवेंद्र फडणवीस के मामले में हुआ, बताया गया कि ब्रूक फार्मा ने 60,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के अपने पास होल्ड करके रखे थे। और जब इस बात की जानकारी हुई, बॉम्बे पुलिस ने बुलाया, तो उस मौके पर आधी रात को एक एक्स चीफ मिनिस्टर का वहां पर पहुंचना और कन्फ्रंट करना पुलिस को, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग किस्म का डेस्परेशन, एक बेसब्री है इसके अंदर कि ऐसा क्या था जिसके डर से एक मतलब पॉलिटिशियन, आमतौर पर आप फोन करते रहिए, आप उनसे मिलने के लिए, आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए कोशिश करते रहिए, वो हिलता नहीं। और रात में पहुंच जाना एक चीफ मिनिस्टर का, ऐसा क्या वहां पे हो रहा था जिसको रोकने के लिए, या ऐसी कौन सी चीज थी जिसको करना रोकना था उनको, या फिर वास्तव में कुछ बहुत अच्छी नीयत से वो देवेंद्र फडणवीस वहां गए थे? क्योंकि रेमडेसिविर जैसी दवाएं बीजेपी दफ्तर में या बीजेपी नेताओं को अगर मिल रही हैं, तो वो सरकार को क्यों नहीं मिल रही, आम लोगों को क्यों नहीं मिल रही? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आशीष येचुरी गए उनके लिए मेरा हार्टफेल्ट कंडोलेंस, आपके कलीग थे। जैसे आपने बताया कि येचुरी जी के ट्वीट से ही पता चला, तो मुझे भी उसी ट्वीट पढ़कर ही पता चला कि ही वाज सन ऑफ सीताराम येचुरी। और जो आपने जो बात उठाई अभी रेमडेसिविर की, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की काफी बड़ी मात्रा में किल्लत है। जैसे आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट्स है और लगभग 62,000 लोग कोविड की वजह से गुजर चुके हैं। तो इसके वजह से रेमडेसिविर एक ऑप्शन है, दैट इज नॉट ओनली ऑप्शन बट दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन ये बीमारी के लिए। और देवेंद्र फडणवीस जनरली, जैसे आपने कहा कि एक CM रह चुके हैं, अभी अपोजिशन लीडर इज एज गुड एज कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस रहता है। तो पुलिस स्टेशन में जाके API से झगड़ा करना, ये कितनी बात उचित है, ये लोगों को भी बहुत पसंद नहीं आई कि एक चीफ मिनिस्टर पुलिस स्टेशन में आधी रात को जाता है, API को प्रेशराइज करता है कि उसको रिलीज किया जाए। इसमें इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि जो ब्रूक फार्मा नाम की जो कंपनी है, जो दीव और दमन बेस्ड कंपनी है, वो कंपनी को दीव एंड दमन जो अथॉरिटी है, दैट इज यूनियन टेरिटरी अपन जिसको कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दैट दीव एंड दमन ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था कि ब्रूक फार्मा के कोई भी रेमडेसिविर बाहर दीव एंड दमन के बाहर बेचा नहीं जाएगा। तो ऐसे रूल होने के बावजूद बीजेपी को ऐसे 50,000 और 60,000 रेमडेसिविर कैसे मिलते हैं? जी। दूसरी बात, बीजेपी मेरे ख्याल से जो CR पाटिल जो मॉडल है गुजरात में, उन्होंने कहा था मेरे दफ्तर में आ जाओ, मैं रेमडेसिविर बांटूंगा। मैं सरकार को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, फार्मासिस्ट को नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में रेमडेसिविर मिल रही है। ये सबसे खतरनाक बात है। तो मेरे ख्याल से वही मॉडल CR पाटिल मॉडल और गुजरात मॉडल जैसे
बीजेपी का मनपसंद मॉडल है, जिसकी आज धज्जियां गुजरात से लेके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में उड़ रही है। तो वो मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहता है, लोगों के बीच गुडविल, देखो सरकार कुछ नहीं कर पाई लेकिन हम लोग कुछ कर रहे और रेमडेसिविर लोगों को दे रहे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को लगी और तुरंत पुलिस ने ब्रुक फार्मा के ओनर और डायरेक्टर को हिरासत में लिया, क्वेश्चनिंग को लिया। जब ये बात आगे बढ़ सकती है, उसमें अपना नाम आ सकता है, ये डर के वजह से देवेंद्र फडणवीस आधी रात को पुलिस स्टेशन गए, प्रेशराइज करने का ये किया और अपने सफाई में उनको जवाब देना पड़ा कि ये जो दवाई है रेमडेसिविर हमारे लिए नहीं तो महाराष्ट्र के लिए मैं लाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा इंटेंशन था तो बताने की कोई जरूरत नहीं था। जो ब्रुक फार्मा की रेमडेसिविर बैन है महाराष्ट्र में, ला नहीं सकते, इनकी कैसे मिल सकती है? दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी बात आपने और देखो कि बीजेपी के एक जलगांव जिले में अमलनेर का एक एक्स एमएलए है शिरीष चौधरी, उसके पास भी 20,000 ब्रुक फार्मा के रेमडेसिविर पाए गए और लोगों को हाई प्राइस में लाइन लगा के आधी रात को उसको होटल में बेचे गए, बांटे गए। तो एक दिखता है कि लोगों को, गवर्नमेंट को चीज मिल नहीं रही लेकिन बीजेपी के वालों के पास ये चीज मिल रही है। इसके वजह से जैसे आप ने कहा कि अनार्की टाइप और एक केओस टाइप सिचुएशन है, तो बहुत ही बढ़ रहा है। सिस्टम पूरा कोलैप्स तो हो गया है। पहले अपन बोलते थे कि बेड का शॉर्टेज है, बेड का शॉर्टेज एस्केलेट होकर रेमडेसिविर पे शॉर्टेज पे चले गए। अभी शॉर्टेज हो गया ऑक्सीजन का, वो बेसिक है कोविड पेशेंट के लिए। अभी ऑक्सीजन नहीं ले तो पेशेंट जिएगा कैसे? तो बेसिक चीज पे आ गए, जो नेचुरल अवेलेबल है वो चीज भी अपन लोगों को नेचुरली अवेलेबल कर नहीं पा रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए पूरा सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। जस्ट राम भरोसे और ऐसे सिस्टम अभी चल रहा है। जो मोदी जी ने कहा अभी कि आप जनता आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करे, समाज का जो हेल्प है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का जो हेल्प है वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। आनंद, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो चीज शुरू हुई है बीजेपी नेताओं को मिलने की या मार्केट में, ये एक बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि एक इस तरह की तरफ भी इशारा करती है कि आप बहुत ही नीचे लेवल की एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप उन दवा कंपनियों पर आपके नियंत्रण में है, तो उनको काबू में रख सकते हैं, उनको किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, और फिर वहां से जो दवाएं मिल रही हैं वो बीजेपी नेताओं के पास जा रही हैं, चाहे वो सीआर पाटिल के पास गई हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का मामला हो, या फिर अब हम फेबिफ्लू के मामले में देख रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, उन स्टेट में जानबूझकर दवाओं की बहुत सारी चीजों की किल्लत पैदा की जा सकती है इसके जरिए। नहीं, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो कि अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। कुछ एपिसोड्स हैं जिसपे अभी बात हो रही थी। अब वो रैंडम एपिसोड्स हैं या एक ऑल इंडिया पैटर्न ऐसा है, इस पर कुछ ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता अभी। इसलिए ये कहने से अभी मैं बचूंगा कि ऐसा कोई पैटर्न है कि किल्लत उत्पन्न की जा रही है या नहीं, क्योंकि हर राज्य, हर जिले की अलग अलग कहानी है और इसको एक अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई षड्यंत्र का अभी कह देना, ये मैं उतनी जानकारी नहीं रखता या मुझे ये उचित भी नहीं लगता कह देना। लेकिन संकट तो है और बहुत तरह के इसके कई आयाम हैं जिस पर कि आगे बातचीत में और पढ़ते खुलेंगे। फिर भी अगर गौतम गंभीर जैसे बीजेपी के सांसद अनाउंस कर देते हैं कि रेमडेसिविर नहीं और दुकानों से गायब है, तो इसको किस संदर्भ में देखा जाए, कैसे हम देख सकते हैं? मतलब इसको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर बाजार में वो चीज अवेलेबल नहीं है आम आदमी को, और एक सांसद कह रहा है कि हमारे यहाँ से आप फ्री में ले जाइए हमारे दफ्तर से, इसको देखने का और क्या तरीका हो सकता है, खासकर तब जब हम एक पेंडेमिक की सिचुएशन में, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुसीबत में फंसे हुए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रैंडम एपिसोड्स हो सकते हैं, लेकिन अब पूरे इंडिया में एक ऐसा पैटर्न है ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, अब गंभीर का क्या स्पष्टीकरण है उस पर। फेबिफ्लू पे शायद उन्होंने, उन पर होर्डिंग का आरोप है फेबिफ्लू का या रेमडेसिविर का भी है, ये मुझे नहीं पता। जी,
ठीक बात विजेता, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसको आप कैसे देख पा रही हैं? क्योंकि एक अजीब सी सिचुएशन उससे पैदा हो गई है। राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दवाइयां बीजेपी के नेताओं के पास से मिल रही हैं, बाजार में गायब हैं, और वो दवाइयां बन कहाँ रही हैं? वो वहां पे बन रही हैं जो कि बीजेपी रूल्ड या आप कहें सेंटर के सीधे कमांड में आती है। तो इन चीजों से कोई क्या रेफरेंस निकाला जा सकता है, कोई इन्फ्रेंस निकाले जा सकते हैं, निष्कर्ष? देखिए, ये जो हमारा देश है ना अभी, ये जुगाड़ पर चल रहा है। कभी ट्विटर का जुगाड़, कभी व्हाट्सएप का जुगाड़। तो इतनी बड़ी आपदा आई है, 1 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं है। जो जिसका बन पड़ रहा है, जो सोर्स लगा के जिसको बेड मिल जा रहा है, पर आप ये भी देखिए कि अगर कोई सोर्स लगाता है बेड के लिए, तो उसको बेड कैसे मिलता है? किसी और का हक मार के। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब। पर इसके बारे में कोई और सेंटर ने क्या किया है, पिछले मार्च में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये क्यों आया था। ये 2005 में आया था, सुनामी के बाद। क्योंकि उस टाइम देखा गया था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट था। तो उसको नेशनलाइज करने के लिए, ताकि कभी कोई ऐसी बड़ी विपदा आए तो एक जगह से फंड जा सके, एक जगह से कोऑर्डिनेशन हो सके। तो सेंटर ने वो इन्वोक किया था लास्ट ईयर मार्च में। जी। उसके अंतर क्या हुआ कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पर सेंटर जो है, जो उसकी जो सब्सिडियरी जो चीजें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो वो अब सेंटर कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट को कितना मिलेगा। तो इससे काफी कंफ्यूजन फैल रहा है। एक तरफ इसको देखने का ये भी एक नजरिया है कि अगर सेंटर इसको कंट्रोल नहीं करता है तो इस ब्लैक मार्केटिंग होगी, या जो स्टेट ज्यादा जिसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है उनको मिलेगा, दूसरे स्टेट को नहीं मिलेगा। पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम है इनका, ये अभी नहीं आना चाहिए था। ये आज से 6 महीने पहले उसमें आना चाहिए था, क्या बोलते हैं, जमीन पर जो इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। जी। पर वो एकदम से रातों रात चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो क्लियरली कोई प्लानिंग नहीं थी गवर्नमेंट की, और लोग मर रहे हैं। लोग हम जैसे मामूली जर्नलिस्ट से हेल्प मांग रहे हैं। हम क्या हैं? हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी नहीं है, हमारा क्या बनता है? पर लोग मतलब इतने डेस्परेट हैं कि लोग ट्विटर, जर्नलिस्ट और व्हाट्सएप, इसके थ्रू ये कंट्री चल रही है। ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाते हो तो अंदर से इतना खराब लगता है। मतलब मैं अपना जो फोकस है, मेरा एनर्जी जो है, मैं अपनी स्टोरीज में नहीं लगा पा रही हूँ। मैं पूरे दिन यही करती हूँ, इसको बेड, उसको बेड, इसको प्लाज्मा, उसको ऑक्सीजन। क्या ये हमारा काम है? ये सरकार किस लिए है फिर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विजेता। मैं चाहूंगा कि इस पर आनंद और सुधीर भी बताएं। हम जिस जुगाड़ सिस्टम पर देश चलने का, कोई हमारे पास फुल प्रूफ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है कि जिसके आधार पर कोई बीमार पड़ रहा है वो वहां पे अप्रोच करे, वहां से उसके आगे की प्रोसेस शुरू हो, उसके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो। ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैफेजार्डली क्योस में भाग रहे हैं। कोई ट्विटर पे जा रहा है, कोई फेसबुक पे जा रहा है, कोई फोन लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर पर आप चलेगी तो ट्विटर ही इस समय सबसे बड़ी हेल्पलाइन बन गया है। वहां पर रैंडम लोग रैंडम चीजें शेयर कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन के लिए वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई किसी से अपील कर रहा है। ये वो एक मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि जिसके जरिए लोग जा पाए। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं के बीच में रहकर हम और इस केओस की सिचुएशन में है कि लोगों के घर में अगर एक आदमी कोविड हो जा रहा है, वहां से कहाँ जाना है नहीं पता है। कोविड से मर जा रहा है, वहां से कहाँ जाना है नहीं पता है। अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, वहां से कहाँ जाना है ये नहीं पता है। प्लाज्मा चाहिए, कहाँ जाना है नहीं पता है। कोई प्रोसीजर नहीं है। आनंद, सबसे पहले मैं मेघनाथ आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरी इस क्योस में, इस जुगाड़ पंथी में फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर सुधीर और आनंद और विजेता भी अपनी बात रखेंगे। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि और विजेता ने भी कहा कि सरकार है ही क्यों। एसेंशियली अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आने लगे हैं और लोग पूछ भी रहे हैं, क्योंकि जैसे मुझे भी रोज 100 से ज्यादा लोग टैग कर रहे हैं ट्विटर पे, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, और डीएम कर रहे हैं। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी लोग बहुत परेशान है और वो भी मांग रहे हैं वहाँ पे कि मेरे सच एंड सच रिलेटिव्स का ये। तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी एक SOS हमने चालू कर दिया है कि एटलीस्ट हेल्प कर पाए, कि किसी को नंबर्स वेरीफाई कर पाए।
तो एक ऐसे अनऑफिशियल टाइप कॉल सेंटर ही बन गया है हर जगह में। आई मीन हर इंसान ही कॉल सेंटर बन गया अभी। जो भी थोड़ा सा भी उनका वॉइस है, थोड़ा सा भी उनके फॉलोअर्स है या फिर जो भी है, वो बस वही कर रहे हैं, एसेंशियली लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जब आप ऐसे ट्वीट्स देखते हो गौतम गंभीर से कि मेरे ऑफिस से 10 से 5 के बीच में आपको फैबीफ्लू मिलेगा, इतना गुस्सा आता है सही में। मतलब इतना, मतलब बहुत ही गुस्सा आता है। तो एक लोगों ने उसको बोला कि आप होर्डिंग क्यों कर रहे हो, हॉस्पिटल में क्यों नहीं देते ये दवा, क्योंकि ऑब्वियसली फैबीफ्लू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है अभी कोविड से डील करने के लिए। और काफी केमिस्ट में, हमारे भी बाजू की केमिस्ट में मैंने पूछा, वहां पर फैबीफ्लू अवेलेबल है नहीं। तो इस आदमी के पास कैसे आ गई, और ये ऐसे 10 से 5 के बीच में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और कौन से बेसिस पे कर रहा है। तो डिफेंस में उन्होंने बोला कि हाँ जो लोग रेमडेसिविर का होर्डिंग कर रहे हैं, लाखों में बेच रहे हैं, वो एक फैबीफ्लू फ्री में दे रहा हूं मैं, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर लोगों ने कहा कि भाई तुम समझो क्या कर रहे हो पहले, क्योंकि अगर आप एक दवाई आपके पास रख रहे हो और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो पेशेंट की हालत क्या है, उसको जरूरत भी है नहीं है। क्योंकि लोग भी अभी इतने पैनिक हो गए हैं, वो मेडिसिन होल्ड करने लगे हैं, उनको नाम दिख रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं ये भी लेना चाहिए, नहीं ये भी लेना चाहिए, नहीं फैबीफ्लू लेना चाहिए, रेमडेसिविर भी रख लेते हैं, थोड़ा सा एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लेंगे कुछ हो गया तो इस हालत में डजंट इट मेक सेंस कि आप ये हॉस्पिटल को सप्लाई करें ताकि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। आप कौन से एसेंशियली आपके पास क्वालिफिकेशन की क्या है ये मेडिसिन रखने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। वही फडणवीस को भी सवाल जाना चाहिए, वही वो होटल में जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसको भी सवाल जाना चाहिए। क्योंकि एक और चीज हमको जाननी चाहिए कि एक एम्स का भी एडवाइजरी आया है कल कि रेमडेसिविर जो है वो अभी भी प्रूवन क्योर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर लोग वो कर रहे हैं। वैसे ही प्लाज्मा की भी बात है, प्लाज्मा भी अभी तक एक प्रूवन रेमेडी नहीं है, पर लोग फिर भी कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ में इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो फिर डेस्परेट सिचुएशंस में यूज कर लेते हैं, राइट। पर आपको ये समझना होगा कि आप ये होल्डिंग करके भी एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है, इसको होल्ड करना चाहिए और रखना चाहिए ताकि आपको कुछ हो गया तो आप ले लीजिए। ये आई थिंक एक तो श्योर गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है ही, पर यहाँ पर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल आता है। मीडिया भी ये सब क्लैरिफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अभी भी वो मतलब श्योर कोई हॉस्पिटल में जाके स्टोरी कर रहे हैं, अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग थोड़ा दिखाई दे रहा है फॉर्चुनेटली, बट फिर भी सवाल गवर्नमेंट से कोई पूछ नहीं रहा है, और ऊपर से मीडिया को भी कोई पूछ नहीं रहा है कि आप सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं स्प्रेड कर रहे हो। ठीक बात। सुधीर, इसी पर आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो एसओपी की मिसिंग है, मतलब लोग एकदम क्योस में और जुगाड़ पे चले गए हैं, ट्विटर जैसी चीजें ऐसा लग रहा है कि जैसे हेल्पलाइन सेंटर बन गई हैं, ये पूरे कियोस्क को और एग्जैजरेट करता है, या इसमें वास्तव में मतलब कुछ लोगों को फायदा हो जा रहा होगा, कुछ लोगों को किसी ने हेल्प कर दिया किसी नहीं, लेकिन ओवरऑल जो कियोस्क पैदा हो रहा है, असमंजस या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है इससे, उसमें कोई हेल्प मिल रही है क्या? अगर गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से मिसिंग है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने एक यूनिट शुरू कर दिया, वो उसके लोग रैंडमली कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, कुछ सब कुछ मतलब हैफजार्डली इतना अगर होगा तो इतने बड़े उससे निपटने में, इतने बड़े जो महामारी है इससे निपटने में हमें कोई हेल्प मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे विजेता ने कहा कि एक पैंडेमिक है, पैंडेमिक में एक दो इंसान हेल्प कर सकते, कितना करेंगे? एवरीबडी हैज देयर ओन लिमिटेशन। अभी मुझे 10 फोन आ रहे रेमडेसिविर चाहिए, तो मैं आई एम नॉट ए गवर्नमेंट कि मैं सबको रेमडेसिविर सप्लाई कर सकूंगा और दे सकूंगा। तो मैं एक दो किसी जगह पे फोन कर दूंगा, वो भी ऑब्लिश करना पड़ता है, किसी मिनिस्टर के पास है, किसी सिस्टम का अधिकारी के पास है, उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा एक दो आदमी को दिन में, ज्यादा दे नहीं सकता। वो जो करना है वो सिस्टम ही कर सकता है, इंडिविजुअल से कोई देश चलेगा नहीं, और इंडिविजुअल से कुछ होने वाला नहीं। पैंडेमिक सिचुएशन है, ये बात अपन समझना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं दो चीज रखना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म में, एक ग्लोबल एस्पेक्ट से और एक नेशनल एस्पेक्ट से। ग्लोबल एस्पेक्ट से देखा जाए, जब पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया
तब बहुत वैक्सीन जो कंपनीज है जैसे सीरम है, बायोटेक है और अमेरिका में फाइजर है, हर कंपनी ने वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू किया। उस टाइम में फर्स्ट वेव जाने के बाद में इंडिया ने यहाँ पे ऐसा लगा कि सब वेव चली गई है, कोविड समाप्त हो गया है। भारत ने डंका बजाना शुरू कर दिया, लोगों ने भाषण देना शुरू कर दिया। जो वैक्सीन थी अपन ने दूसरे देशों को, पाकिस्तान जैसे बाकी देशों को देने को शुरू कर दिया। बट इन मीनवाइल मैं एक चीज आपको अपने प्लेटफॉर्म में बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड जैसे एक स्मॉल कंट्री था, वहां भी अपने से ज्यादा खराब हालत वहां पे थी, यूरोप में थी। लेकिन उन लोगों ने उनको जो टाइम मिला था, 7-8 महीना जो मिला था, उसमें उन्होंने काफी सारी वैक्सीन जो कंपनीज थी उनसे डील किया, बुक किया और पूरा वैक्सीनेशन शुरू किया। अभी इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 60% वैक्सीनेशन हो गया है। वहां पे पब ओपन हो रहे हैं, होटल ओपन हो रहे हैं, फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। लेकिन इन द मीनवाइल इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जो लीडरशिप है वो कैंपेन में बिजी थी। विश्व गुरु तो बाजू में रह गया, तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं था सेकंड वेव में ऐसा कुछ चीज है क्या। तो जब ये चीज बढ़ती गई पूरा वेस्टर्न इंडिया में, जब बढ़ बढ़ के चली गई, तो अभी ये चीज एकदम खोखला से एक कंट्री को बना दी है। और दूसरी जो जैसे मैंने कहा था नेशनल लेवल पे, जैसे विजेता ने कहा कि ये पैंडेमिक एक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के वजह से उन्होंने पूरा कंट्रोल जो है पावर का डिसेंट्रलाइज करने के बजाय सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे पीपीई किट बिल महाराष्ट्र में लेना है तो सेंटर को पूछना पड़ता है। लेकिन वो चीज डिसेंट्रलाइज कर देते, जैसे महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट है, कई जैसे बहुत स्टेट बड़े स्टेट है, वो अपनी चीज अपने हिसाब से, जैसे स्टेट का हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का है, हर चीज जैसे यहाँ पे हफकी नाम का इंस्टीट्यूट है, काफी मशहूर इंस्टीट्यूट है, वहां उसने काफी वैक्सीन पहले प्रोड्यूस किया है। उस इंस्टीट्यूट को परमिशन देना चाहिए था। बहुत चीजें कर सकते थे लेकिन किया नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दिया। जैसे अभी नागपुर हाईकोर्ट ने कल ही कहा महाराष्ट्र को 150 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन बिलाई छत्तीसगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल से जो मिलता था, वो 110 से वो 60 मेट्रिक टन कर दिया। इसीलिए किल्लत बहुत हो रही है, केओस हो रहा है, सिस्टम की जो जैसे मैंने पहले कहा धज्जियां उठ रही है, और जो स्टेट करना चाहिए स्टेट को करने नहीं दे रहे, और सेंटर भी कुछ कर नहीं रहे। जैसे महाराष्ट्र में आज के तारीख में कम से कम 80 तो 90 हजार पर डे रेमडेसिविर की जरूरत है, लेकिन मिल रही है कितने? 26,000। तो कैसे पेशेंट को मिल पाएगा, कैसे पेशेंट ठीक हो पाएंगे? इससे पॉजिटिविटी तो रेट बढ़ेगा ही, डेट भी बढ़ेगी आने वाले समय में। ठीक बात। आनंद, ये आप देख रहे हैं इसमें जिस कोलोसल मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट वेव जाने के बाद, उसकी जो पूरी प्रायोरिटी थी चुनाव में और इस सब पे, उसकी वजह से आज हम इस आपाधापी में फंसे हुए हैं। नहीं, वजह पे बाद में एक विश्लेषण हो सकता है। वजह कई हैं इसमें, एक कोई वजह तो नहीं है, कई वजह है। हाइंडसाइट का एडवांटेज होते हुए हम कई वजह देख सकते हैं। कॉम्प्लेसेंसी एक बहुत बड़ी वजह है, और बीच में जो एक बफर पीरियड था उसमें एक ट्रायम्फलिज्म बहुत जल्दी आ गई कि हम इस पर जो है पहले वेव को जितना आंका गया था शायद यह भी था कि उतना नहीं है तो दूसरा वेव भी उतना नहीं होगा, जिसके कोई वैज्ञानिक आधार नहीं थे उस ट्रायम्फलिज्म के। और तो कई हाइंडसाइट में कई दिक्कतें दिख रही हैं, नीति में भी, कुछ फैसलों में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी, ये सब तो है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो समय है इसमें, जैसे जुगाड़ वाली आपने कहा, तो ये अभी जो है देश का जो रिस्पांस है लोगों का, राजनीतिक लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद जैसे ट्रेन दुर्घटना हो गई है, वैसी दुर्घटना के बाद जो स्थिति होती है, जिसको जो मिल रहा है, जहां से भी मदद की उम्मीद है वहां दौड़ रहा है। तो एक महामारी को एक अभी जो मिसमैनेजमेंट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो अभी स्थिति वो है कि जिसको आप जुगाड़ कह रहे हैं, क्योंकि एक जो
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थर्ड वर्ल्ड का है अभी भी इस देश में, और उस पर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है, महामारी भी है। तो ये सब जो है एक बहुत ही डेडली मिक्सचर है एक एनार्किक सिचुएशन का, और उस पर मिसमैनेजमेंट तो आप देख ही रहे हैं, तो उस पे है एक ये है। लेकिन एक बात और भी है कि अभी एक संतुलन बनाने की जरूरत है फिलहाल, मतलब कि ये एक महीने बाद में एक तो जो अथॉरिटीज हैं उनको जवाबदेह बनाना, तो एक तो वो एक बहुत नेचुरल रिस्पांस होना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ जो है जैसे लोकल मीडिया वगैरह में मैं देखता हूँ यहाँ के, जैसे पटना बिहार के समाचार पत्रों में या चैनलों में, कि एक सनसनीखेज भी करने का है कि थोड़े इररिस्पॉन्सिबल भी कवरेज है, क्योंकि कई जगह जहां लोगों को मदद पहुंच सकती है, जैसे यहाँ जो है अब जिला स्तर पर देखिएगा, गाँव में देखिएगा, तो जिस सोशल मीडिया वगैरह की आप बात कर रहे हैं वो भी मदद का वो साधन नहीं है। अभी भी लोग जो है जिला प्रशासन पर, और कुछ जिला प्रशासन जो है इस महामारी में भी मैं 2-3 जिलों में घुमा, कहीं कहीं जो है जिला स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं, जिलाधिकारी हो या पुलिस बल भी हो, चाहे अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी जानकारी देनी चाहिए कि आपको कहाँ से मदद मिल सकती है। बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में लोगों को ये भी जानकारी नहीं है, और एक डिफाइनिंग इमेज जो है एनआरकी की, उसको रखने का। और टीकाकरण के पूरे अभियान में मैंने एक चीज देखा कि जैसे कि टीकाकरण के बाद भी कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और उसके भी कई कारण हैं। लेकिन अब जैसे हेडलाइन चलेगा कि टीकाकरण के बाद भी संक्रमित पाए गए लोग, या टीकाकरण के बाद हुई मृत्यु। अब क्यों मृत्यु हुई, कोमॉर्बिडिटी से हुई या क्या से हुई, दूसरे से हुई, या इन्फेक्शन क्यों हुआ, तो अभी जो है जिम्मेवारी जो है सरकार को जवाबदेह होने के साथ साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कि सेंसेशनलिज्म से भी बचा जाए। ठीक बात है। तो मीडिया का सेंसेशनलिज्म तो एक तरफ है, लेकिन हम चूंकि उस पर बात तो होनी चाहिए, उस पर बात हो भी रही है कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और मीडिया कमोबेश इस मामले में अब तक इस तरह की चीजों से बचता ही रहा है। हो सकता है लोकल मीडिया में आपने कुछ और चीजें देखी हो, वरना हम लोगों ने तो अब तक जो मीडिया का रूप देखा है उतना इतने बुरे दौर और इतने बुरे समय देखने के बाद भी ज्यादातर मीडिया सरकार का, टेलीविजन मीडिया की खासकर बात करूं मैं, तो वो उनकी तारीफ वाला ही हिस्सा दिखाता रहा है, या उसकी सफलता के ही उसमें दिखाता रहा है। अब जाकर थोड़ा सा, क्योंकि अब चीजें एकदम से बेकाबू हो गई हैं, लोगों के आसपास मौतें दिख रही हैं, बीमारियां दिख रही हैं, लोगों को अपने घर के अंदर आता दिख रहा है, तब बहुत सारा नेशनल मीडिया भी अब उस जो एक भक्ति वाला सुर था, भक्ति वाला जो भाव था, उससे थोड़ा सा बाहर निकला है। अदरवाइज मीडिया एक इसमें मैं बताना चाहूंगा कि लोग जो है ना, खासकर अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज के ऐसे भी बहुत बड़े कंज्यूमर होते हैं। और जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी का जब दौर था, तो वैक्सीन के बारे में कई तरह की अफवाहें घूमती थी, और उस समय जो है कुछ हेडलाइंस और कुछ रिपोर्टेज जो हैं वो बहुत सेंसेशनलिस्ट होके उन पूर्वाग्रहों को या उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और दुरुस्त करते हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। हालांकि इस मामले में ऊपर से कोशिशें की गई, तमाम बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों, बड़े लोगों ने, और एम्स के डायरेक्टर, तमाम लोगों ने फोटो ऑप किया उसका कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगवा के ये किया, मुख्यमंत्रियों ने तमाम किया, तो उससे एक बड़ा मैसेज गया, मीडिया ने उसको खूब दिखाया भी। वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत छोटा पहलू है इस पूरे केओस का, क्योंकि आप कितने लोगों को दे पाए। अल्टीमेटली ये कहा गया था कि 60 से 70% लोगों को अगर लग जाता तो एक हर्ड इम्यूनिटी। मैंने जो बात कही उसका मैंने एक उदाहरण बताया, इसके कई आयाम हैं, तो एक छोटा आयाम भी छूट नहीं जाए, मतलब कई आयाम है। ऑफ कोर्स वैक्सीन हेजिटेंसी एकमात्र एस्पेक्ट इसका नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बताया कि कैसे लोगों को जो है सनसनीखेज कवरेज करके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक बात।
चलिए, इस तरह की स्थिति है। एक और इसी का पहलू है, उस पर भी हमें बात कर लेना चाहिए। वो मुझे लगता है कि सुधीर शायद इस पहलू से बहुत ज्यादा अपने को रिलेट ना कर पाए, या थोड़ा दूर है, बॉम्बे में है, तो उनको ये चीज थोड़ा दूर से उन्होंने देखी हो। लेकिन विजेता और मेघनाद, आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये जो ऑक्सीजन को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक खींचतान शुरू हो गई पिछले 3-4 दिनों में। ये कहा गया, दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा उनके ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक कर बैठ गए हैं। हरियाणा ने आरोप लगाया, वहां के जो सीनियर मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार फरीदाबाद में किसी हॉस्पिटल में जा रही थी ऑक्सीजन, और उसको इन लोगों ने जबरदस्ती अगवा करके वो सारी ऑक्सीजन ले गए यहाँ से। और अब उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि सारी ऑक्सीजन जो निकलेंगी हरियाणा में से, उसको पुलिस एस्कॉर्ट में भेजा जाएगा। लगातार दिल्ली पुलिस उसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि हमारी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लिया। मुरादनगर से एक आ रही थी, जो कि मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल के लिए आ रही थी, एक ऑक्सीजन टैंकर, और उसको रोके रखा वहां के एसडीएम ने। ये बात बाद में समझ में आई। और ये सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल दूसरे तरफ जो पैरेलली ऑपरेट करता है, हर चीज को एक नया रंग देने का काम करता है, वहां से चलाई गई खबर की बेसिकली जो लेट हुआ ऑक्सीजन टैंकर, वो इसलिए लेट हुआ क्योंकि किसानों ने रास्ते को रोक रखा है, वहां पर जाम लगा रखा है, जबकि वो रास्ता अब पूरी तरह से क्लियर है। किसानों ने अपने को लेन में शिफ्ट कर दिया, सारी इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी है, किसी भी इमरजेंसी सेवा को रोक के बैठे नहीं है। फिर भी ये जो लड़ाई चल रही है ऐसे मौके पे, मेघनाथ, अगर आप इस मामले में थोड़ा सा और रोशनी डाल पाए, और फिर आगे हम इसके और पहलुओं पर बात करें। अतुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो पैरेलल नैरेटिव चलाया था आईटी सेल ने कि फार्मर्स ये इमरजेंसी सर्विसेज रोक रहे हैं एक्सेट्रा, तो एक रिपोर्ट भी किया था, आई थिंक एक न्यूज़ चैनल ने, मैं भूल गया कौन सा था, उन्होंने वो बात किया ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर से, और ड्राइवर ने बोला कि एक्चुअली उन्होंने तो हमको मदद की, उन्होंने एक जगह रुके थे तो वहां पर उनको चाय भी ऑफर किया और फिर उनको जाने के लिए कहा, और फिर मतलब रोड तो पूरा क्लियर था। तो और एक और चीज जो पैरेलल एक स्टोरी बन गई है, जो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे, तो मुझे मेरे मम्मी ने एक मराठी में एक फॉरवर्ड भेजा, और मुझे 2-3 और जगह से मिला कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैसे रेमडेसिविर की होर्डिंग कर रही है उसको रोका, वहां पर जाकर बचाया, और वहां पर जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उद्धव ठाकरे को एक्सपोज किया। तो आप सोचिए कि ये जो ऐसे ऐसे आपदाओं के मामले में, एक तो जैसे विजेता कह रही है कि रिपोर्टर्स जो है वो अपने भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं क्लोज लोगों से या फिर कलीग्स के साथ, और ऊपर से ये ऐसी फेक न्यूज फैलाई जा रही है जो टाइम ही नहीं है लोगों को देखने के लिए कि सही है कि गलत है, राइट। एंड ये ऐसे आई थिंक मामलों में, ऐसे सिचुएशन में जो एनआरकी की सिचुएशन है, वहां पर फेक न्यूज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जहां पर एक तो कॉन्स्टेंटली ये जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे कि ट्विटर पे या फिर कहीं भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी भी वेस्ट बंगाल में रैलीज क्यों हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे अभी भी कल एक न्यूज आया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ मैं एक रैली कैंसिल कर रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे कि कैंसिल कर उनका जो ट्वीट है उसका टोन देखिए कि मैंने अभी ये वाली रैली कैंसिल कर दी है क्योंकि अभी हालत दूसरे तरह है। हाँ, और हालत नहीं, मीटिंग करनी है, इसलिए सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि अब मैं कोई रैली नहीं करूंगा, और सबसे अपील करता हूं कि रैली ना करें कोई आप लोग, और केवल वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति नहीं है जो प्रचार किया जाए। उसके बावजूद भी इतनी कहने की हिम्मत क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि लीडरशिप एकदम इस मामले में आके इतना दिवालियापन क्यों दिखा रही है। और एक चीज सर कि इलेक्शन कमीशन ने आई थिंक आज ही रिपोर्ट आया है कि उन्होंने कहा है कि रोड शोज कैंसिल करने चाहिए, और डोर टू डोर बेसिकली जो रोड पे जो स्ट्रीट कैंपेन्स है वो कैंसिल करने चाहिए, और अगर आपको रैलीज करने तो 500 से कम लोग होने चाहिए। मतलब ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो फेज 6 के बाद उठती है और बोलती है कि भैया ऐसा करो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक इलेक्शन कमीशन भी इतनी गैर जिम्मेदार हो गई है और इतनी पावरलेस हो गई है कि वो भी कुछ बोल नहीं पा रही है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही। ऊपर से ममता बनर्जी भी रैलीज कर रही है, अमित शाह भी रैलीज कर रहे हैं, दिलीप घोष तो रैली पे रैली, परसों उनके 6 रैलीज थे, स्ट्रीट रैलीज जो उन्होंने अटेंड किए। तो आप सोचिए कि ऐसे हालत में जब लीडरशिप एक तरीके से मास्क के बिना
पब्लिक में जाके ऐसे दिखा रही है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब चल रहा है अच्छे से, और न्यूज चैनल भी वही दिखा रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि लोगों पे क्या इंप्रेशन जा रहा है। लोग तो यही सोचेंगे ना कि अरे ये तो जा रहे हैं रैली में और इनकी अगर जान खतरे में नहीं है तो हमको क्या होगा। पर अगर आप सिटीज में हालत देखेंगे तो लोग लिटरली मर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया है जहां पर हम एक अपने ही बबल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ बबल्स में जहां पर कोविड घुस गया है वो एकदम पैनिक मोड में है, और कुछ बबल में जहाँ पे अभी भी प्रिविलेज है, कोविड नहीं घुसा है, वो अभी भी चल रहा है, मोदी जी की जय जयकार चल रही है उनकी अभी भी। चुनाव आयोग एक नए किस्म का जो क्या कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बन गया, जहां पर 500 लोगों के इकट्ठा होने से शायद कोरोना नहीं फैलता, उनके पास कोविड नहीं फैलता है, ऐसा उनके पास कुछ नया। और एक और चीज सर, एक जोड़ना चाहूंगा मैं बैरकपुर में था इलेक्शन कवर करने के बाद, एक स्टोरी भी की है मैंने इस पर कि कैसे बीजेपी का इन्फ्लुएंस बैरकपुर में चेंज हुआ 2016 से लेके अभी तक। बैरकपुर जो है वहां पर एक क्लस्टर है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर पिछले 3 सालों में बीजेपी का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, और उसका इलेक्शन था 22 तारीख को। तो आप सोचिए कि एसेंशियली मुझे लगता है, मतलब ये थियोरी है मेरी, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सही में डाउट आता है कि इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली कर क्या रहा है एग्जैक्टली, कि फेज खत्म होने के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अब रैलीज नहीं करेंगे। मोदी जी का ट्वीट आने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि अब रैलीज नहीं करेंगे, फिर भी अमित शाह उसी दिन रैली कर रहे थे। तो मुझे ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन लगता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स का इलेक्शन कमीशन एक तरीके से एक बहुत ही हाफ हार्टेड कुछ भी फरमान दिए जा रही है, और ऊपर से गवर्नमेंट तो कहीं दिख ही नहीं रही है। विजेता इस पर जो हम लोगों ने बात शुरू की थी, थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो गए, इस विषय पर भी हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर। लेकिन पहले मैं ये जो स्टेट के बीच में ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई चल रही है उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाह रहा था कि ये दिल्ली के पास ऑफिशियली कोई उस तरह का बड़ा ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। दिल्ली पूरी तरह से ऑक्सीजन के लिए डिपेंड है। ऐसे में तब क्या ये आरोप, ये इस दावे को माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार दूसरे के हिस्से की वो ले जा रही है, या उसको जबरियन खींच ले जा रही है दूसरे के हिस्से? देखिए हाँ, दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये टेक्निकली इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो एमएचए के पास है। और हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो जब बीजेपी जाकर बंगाल में ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, स्टेट में और सेंटर में सेम, तो वही आपका जो डबल इंजन है वो हरियाणा और यूपी में काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों मतलब वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट में जाकर कि आप ये वाला टैंकर इस स्टेट में मत जाने दो, उस स्टेट में मत जाने दो, ऐसी विपदा के टाइम। और थक हार कर फिर 18 तारीख को यूनियन होम सेक्रेटरी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसके चेयरमैन होते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट नहीं होगा कहीं, और उन्होंने मतलब उसका प्रोडक्शन रुकवा दिया था, सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन का। और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि इनकी गाड़ियों को कहीं नहीं रोका जाएगा। उसके बावजूद भी ये ट्रक्स और ये जो टैंकर्स हैं इनको रोका जा रहा है। और उसके बाद फिर कल जो है 22 तारीख को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया गया, और उसमें मतलब स्ट्रेस किया गया है कि जो एसएसपी होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का जहाँ पे वो प्लांट लोकेटेड है, ऑक्सीजन प्लांट, और वहां से अगर कोई दिक्कत आती है ऑक्सीजन को पहुंचाने में किसी दूसरे स्टेट में और उसको रोका जाता है, तो ये जो ऑफिसर्स हैं उनको पर्सनली लायबल बनाया जाएगा, उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। पर उसके बावजूद भी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और ऐसे जैसा कि हमने आज देखा, मैक्स हॉस्पिटल ने भी सुबह सुबह ट्वीट किया कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया, और गंगाराम में तो खैर 25 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इससे बड़ा मतलब मैं कह सकती हूँ पाप कोई नहीं हो सकता, ये पाप है। और हम किसी मतलब ये सरकार जो है कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रही है, कभी किसी के पास जा रही है, मतलब दे आर लाइक हेडलेस चिकन अभी का जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है वो हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, दरकिरार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे घर में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, पर जब प्रधानमंत्री टीवी पर आए, देखा गया कि वो वैक्सीन ले रहे हैं, मेरे सारे घर वालों ने ले लिया।
तो प्रधानमंत्री का उतना पॉपुलैरिटी है, ही इज पॉपुलर और लोग उनकी बात सुनते हैं। पर वही प्रधानमंत्री जब बंगाल में जाके रैली करते हैं और कहते हैं कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है, तो लोगों में एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। लोगों को लगता है कि अरे जब प्रधानमंत्री ही मतलब रैली कर रहे हैं तो फिर हम क्या है, कहाँ है कोरोना। जो मेरे घर में जो महिला हमारी हेल्प करती हैं, वो कह रही थी कि कोरोना कुछ नहीं होता है। तो मैंने जब उसको दिखाया वीडियो कि देखो इतने लोग मर रहे हैं, तो उसने कहा यहाँ पे कहाँ मर रहे हैं, मोदी जी तो जाके ये बोल रहे हैं। तो इन सब चीजों का बहुत एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लोगों में, जनता में, कि जब आपका मुखिया ही ऐसी मतलब मैं कहूंगी कि हाँ मतलब ऐसी ऐसी रैलीज कर रहे हैं, तो लोगों में भी एक वो आ गया कि अरे कोरोना तो खत्म हो गया, हमने मात दे दी है, अरे इट्स ओवर। सो दैट वही जैसा कि अभी बता रहे थे कि मतलब एक फेक जो ट्रायम्फलिज्म आ गया था, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम जिस परिस्थिति में अभी भी हैं। मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट जब पार्लियामेंट सेशन हुआ था, मैं अपना पास लेने गई थी, तो वहां पे मैं थोड़ी पैरानॉइड टाइप की हूँ, तो मैंने 2 मास्क पहने हुए थे। तो वहां पे क्योंकि हर पार्लियामेंट सेशन के पहले जर्नलिस्ट को भी RT-PCR टेस्ट कराना होता है, तो वहां पे जब मैं गई थी तो मुझे जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि अरे मैडम आप अभी क्यों अभी भी मास्क पहन रही हैं। तो मैंने कहा अभी भी मतलब, तो उन्होंने कहा ये जनवरी की बात है। मैंने कहा अभी भी मतलब, कि अभी तो खत्म हो गया, अभी हम लोग सबका टेस्ट हुआ, सब नेगेटिव आए। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है खत्म हो गया। मैंने कहा आपको नहीं होगा, पर हो सकता है किसी और को। ऐसे ही तो फैलता है, मतलब ऐसे ही हम अगर अपना गार्ड अगर लोअर डाउन करेंगे तो ऐसे ही होता है। तो हमें इंश्योर करना है कि ये जो मास्क है और डिस्टेंस है ये कायम रहे। पर वही है ना, लोगों ने मतलब बिल्कुल ही, अब लोग भी क्या करें जब ऊपर से ही ऐसा मैसेज आ रहा है। मैसेज आता है। ठीक बात। आनंद, ये जो पूरे स्टेट के बीच में चल रही है ऑक्सीजन को लेके मारामारी या दवाओं को लेकर मारामारी, तमाम चीजें, ऐसे मौके पर ये मतलब पॉलिटिकल क्लास अपनी छोटी छोटी पॉलिटिकल हितों से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है? कोई छोटी सी टिप्पणी? देखिए क्या हुआ कि यहाँ एक पब्लिक परसेप्शन है कि आपदा कोई बड़ी चीज नहीं है, उस पर जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, मतलब ये आपदा जो है एक बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। ये कोई जैसे भूकंप जैसी आपदा नहीं थी, इसमें कुछ जो है ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकता था इसकी डिग्री को कंट्रोल करने में। ऐसे तो कई चीजें इसमें भी जो है अभी नॉलेज के परे हैं या ह्यूमन एजेंसी के परे हैं, लेकिन कुछ कंट्रोलेबल एस्पेक्ट है। तो लोगों में है कि भाई ये आपदा है, तो राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं कि अब रिस्पांस कैसा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पिछले बिहार चुनावों का, कि लोगों में जैसे माइग्रेंट जो क्राइसिस था, माइग्रेंट्स को कैसे हैंडल किया गया, उनके आवागमन को, या फिर और भी जो बिहार जो है भाग्यशाली रहा कि पिछले पहले लहर में उतना असर नहीं बिहार पे पड़ा, लेकिन माइग्रेंट क्राइसिस था। और इस बार बिहार में भी असर है इस लहर में, लेकिन पिछली लहर में नहीं था। लेकिन अब माइग्रेंट क्राइसिस चाहे और भी अन्य विफलताओं को जो है उस समय का रूलिंग डिस्पेंसेशन कैसे कवर अप कर पाया, क्योंकि वो जो राहत कोष से अनाज बट गया, कुछ ये हो गया, जैसे आप बोल रहे थे होर्डिंग वगैरह से कुछ सस्ती और तत्कालिक लोकप्रियता पा जाना, कुछ अपने स्तर पे कुछ कर देना। तो राहत कोष से जो अनाज आया वो गांव-गांव में बट गया, वो नियमित ढंग से बट गया, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जुट गए, कुछ तो इन सब से जो है एक कहिएगा कि साइलेंट वोट बैंक वो भी बना, जो कि कई पोलस्टर्स नहीं जान पाए। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनको जो है पब्लिक मूड जो है वो पढ़ने में रहते हैं, और एक लोगों में जो उदासीनता है सरकार के प्रति, सरकार के जो रिस्पांस सिस्टम है उसके प्रति, उसको बदलने में नहीं बल्कि उससे जो उनके फायदे का चीज है वो निकालने का एक ऐसी मानसिकता बन गई है। तो एक जो गवर्नेंस क्राइसिस है उसी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। ठीक बात। हम अपने अगले, जो कि हमारा आखिरी विषय है, थोड़ा सबकी इस पर टिप्पणी जरूरी है लेकर, और फिर हम अपनी चर्चा को रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया, इससे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबडे साहब, उन्होंने एक निर्णय दिया कि सुओ मोटो उन्होंने मतलब इस
संज्ञान लिया इस पूरे मामले का कि बहुत सारे जो 4-5 हाई कोर्ट हैं देश की, वो कोविड के मामलों पर अलग अलग सुनवाइयां कर रही हैं, वो सुनवाइयां ना करें, सुप्रीम कोर्ट ही अब एक साथ उसकी सुनवाई करेगा। और उन्होंने साथ में हरीश साल्वे को अमिकस क्यूरे उसमें नियुक्त किया है। तो बड़ी आलोचना इसकी हो रही है। एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मोटिव के पीछे क्या केंद्र सरकार की जो नाकामियों की बात हो रही है, केंद्र सरकार का जो फेलियर सामने आया है इस पूरे पेंडेमिक में, उसको दबाने छुपाने की, उसको एक कवर देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अगर कुछ हाई कोर्ट्स उस पर कर रही हैं। तमाम बड़े जो लीगल एक्सपर्ट हैं, तमाम बड़े जो कानूनविद हैं देश में, वकील हैं, दुष्यंत दवे उनमें से हैं, मुकुल रोहतगी हैं उसमें, और भी कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके पूरे इस कंडक्ट की आलोचना की है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। और दुष्यंत दवे जो कि बार काउंसिल दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल और खड़ा किया है कि अमिकस क्यूरे हरीश साल्वे साहब को बनाना एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति भी पैदा करता है। वो इसलिए क्योंकि स्टारलाइट वेदांता का जो ऑक्सीजन की प्लांट फिर से शुरू करने के मामले में वो उनकी पैरवी कर रहे हैं हरीश साल्वे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। सर, ये एक्चुअली इस पे एक अपडेट है, क्योंकि मैं अभी बस देख ही रहा था कि वो कोर्ट का केस चालू ही था, तो इस पे एक अपडेट है कि जो हरीश साल्वे उन्होंने खुद को रिक्यूज कर लिया है अमिकस क्यूरे ये करने से, और बहुत एकदम विक्टिमहुड अच्छे से दिखाया एकदम कि अरे मेरे को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो। तो और तुषार मेहता ने बोला है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको अब्यूज किया गया है वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अमिकस क्यूरे बनाने के लिए। उनके ऊपर सवाल खड़ा करने की और भी कई वजह हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस देश में एक अजीब, मतलब एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, बहुत असाधारण स्थिति है, जिसमें हमको एक सेंट्रलाइज तरीके से इसको निगरानी रखनी, अलग अलग हाई कोर्ट्स और उस पे सुनवाई कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, गफलत पैदा हो रही है। और उन्होंने अमिकस क्यूरे उस आदमी को बनाया जो इस देश में ही नहीं है। जी अतुल सर, एक बार श्रोताओं को मैं अमिकस क्यूरे होता क्या है वो भी थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूँ। अमिकस क्यूरे का मतलब ये होता है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये आदमी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बेंच को इंफॉर्मेशन दे कि सिचुएशन क्या है एक सीरियस केस में, जो भी जैसे ये अभी कोविड का सिचुएशन है, तो इसमें बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है, तो वो अमिकस क्यूरे का जॉब होता है बेंच को इन्फॉर्म करते रहे कि एक्चुअली हुआ क्या है। और सुओमोटो केस होने की वजह से कोर्ट जो है वो ऐसे केसेस में एक अमिकस क्यूरे अपॉइंट करते हैं। और हरीश साल्वे जी जो है वो एक वैसे एनआरआई है, वो यूके में बैठे हुए, तो एक क्रिटिसिज्म वही था कि इनको क्या पता होगा कि यहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हाई कोर्ट को ज्यादा पता है। बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि अगर आप वहां पे बैठे हैं, यहाँ के जमीनी हालात से आपका सीधा कोई टच नहीं है, तो आप कैसे कोर्ट के बतौर मित्र बनकर उसको सही जानकारी क्या देंगे। ये बड़ी समस्या है। फिर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया और जो ये आरोप लगे, इन आरोपों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का पिछले कुछ दिनों का जो पूरा कंडक्ट है, उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं, जिस पर सुनवाई की फुर्सत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे में सुओमोटो इस तरह की चीज का संज्ञान लेना ये बताता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा सड़न आ चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे तो टिप्पणी करना मतलब कंटेम्प्ट हो जाएगा। आजकल तो हर बात पे सेडिशन का केस लग जाता है। विजय बस बोलना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो हम बच जाते हैं। ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भी ऐड कर देना थोड़ा सा, बस फिर कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो उसमें नहीं, देखिए जो अमिकस क्यूरी की बात भी हुई, उन्होंने क्या कह रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए कह रहे हैं कि आप इनको रिवाइव कर दीजिए। अब वो कंपनी सालों से बंद पड़ी है, उसको रिवाइव करने में टाइम लगेगा ना। जो इमीडिएटली हो सकता है, आप उसको फोकस करने के बजाय एक कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। और मैं तो आपदा में अवसर देख रही है ना। हाँ, मैं किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं हूँ, बट दैट कैन नॉट बी एन इमीडिएट सोल्यूशन। अभी तो जो कंपनी बना रही है, जो आईएनएक्स कंपनी है सपोज करिए, वो दिल्ली गवर्नमेंट ये अलेज कर रही है कि हमारे ट्रक्स को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो कंटेनर्स हैं। तो अभी तो आपको ये देखना है ना, आप उसमें अपना कुछ लेके आ जाते हैं।
तो थोड़ा सा मतलब शंका तो होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट सॉरी, पर ये है कि बहुत मतलब जब हाई कोर्ट रात रात भर बैठकर हियरिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र आई थिंक नागपुर बेंच ने भी किया था हाई कोर्ट के ऑक्सीजन की कमी को लेके और रेमडेसिविर की कमी को लेके, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रात रात भर पूरा हियरिंग की, और उसमें मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 ऑफिसर्स थे हु आर देमसेल्व्स डाउन विद कोविड। एक मैडम है, आईएएस ऑफिसर हैं, उनको खुद को कोविड हुई थी, उनको कोर्ट को बोलना पड़ा कि मैं मुझसे और देर बैठा नहीं जा रहा है, एंड शी हैड टू एक्सक्यूज हरसेल्फ। सो इवन अगर हम देखें तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत कम है, जो डिसीजन मेकिंग वाले जो लोग हैं वो कितने स्ट्रेच्ड हैं। और ये सब जो हुआ है ये मतलब लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुआ। अब जो हो गया तो हो गया, अब गवर्नमेंट आगे क्या करेगी ये देखना है। मीटिंग खेलने से तो कुछ होगा नहीं। एक मतलब कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे और मतलब जमीन पर दिखना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल इन्होंने खोला था लास्ट ईयर जुलाई में। अमित शाह जी ने उसका खुद, जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद उसका वो किया था, पूरा मॉनिटरिंग की थी, और मतलब पूरा शुरू से लेके अंत तक देखा था कि वो चल रहा है। ये जुलाई में खुला था। राधा स्वामी सत्संग है उनकी ये जमीन है, और उन्होंने इसको दिया था सरकार को कि आप इस पे कोविड केयर सेंटर खोलिए। तो ये जुलाई की बात है, लास्ट ईयर। उसके बाद आईटीबीपी जो है, जो चाइना बॉर्डर पे भी काम करती है और नक्सल एरियाज में भी काम करती है, माओइस्ट एरिया में भी काम करती हैं, उनको डिप्यूट किया गया कि आप ये हॉस्पिटल, ये कोविड केयर सेंटर चलाएंगे। तो वो कोविड केयर सेंटर चला। फरवरी 23 को उसको बंद कर दिया गया क्योंकि पेशेंट्स नहीं आ रहे थे। अब वहां पे एसी भी लगना है, वहां पे बाथरूम भी लगना है, वहां पे सब कुछ लगना है। अब जब ये अचानक से केसेस बढ़ने आए, ये सेकेंड वेव वाला, तो उनको लगा कि चलो उसको खोलते हैं। तो मनीष सिसोदिया जो हैं, जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो संडे को 18 तारीख को वहां जाते हैं, कुछ बेड लगा देते हैं, कुछ फोटो ऑप होता है, कहते हैं कि ये ट्यूसडे से खुल जाएगा। तो हमने कुछ पड़ताल की, हमने आईटीबीपी से पूछा, क्योंकि आईटीबीपी जो है वो एमएचए के अंडर आती है, और जब तक उनको एमएचए नहीं कहेगा तब तक वो हिलेंगे नहीं। वो ऑब्वियसली मतलब वो उनके अंडर है तो उन्हीं की बात सुनेंगे। तो हमने आईटीबीपी से पूछा कि आप कब टेक ओवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। ये हो गई 18 तारीख की बात, 19 तारीख की बात, 20 तारीख की बात। कोई हमने इस पे स्टोरी भी किया था, कोई मतलब इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और हमने दिल्ली की जो साउथ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे भी पूछा कि क्या आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है एमएचए को कि आईटीबीपी इसको चलाए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कल एमएचए एक ऑर्डर इशू करता है कि अब हमने आईटीबीपी को बोला है कि ये चलेगा, ये आपको चलाना है। और जो चिट्ठी थी, जो ऑर्डर था, उसमें लिखा था कि दिल्ली सरकार ने 20 तारीख को ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो आप सोचिए 18 को आप जाके एक फोटो आप करा लेते हो और 20 को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उनको भी तो टाइम लगेगा ना, आईटीबीपी वालों को। उनको डॉक्टर्स को बुलाने हैं, उनको पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाने हैं, सबको बुलाना है। तो ये सब चीजों में टाइम लगता है, और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक दिन भी वेस्ट कर सकें। तो जो भी रिसोर्सेज मिले उनका जुडिशियस यूज होना चाहिए। तो ये हो रहा है जमीन पर। ठीक बात। सुधीर, आपने देखा ये जो हम लोगों ने बात शुरू की थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को बार किया, एक तरह से प्रतिबंधित किया उस पर सुनवाई करने से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि स्टेट के जो 4 शहर हैं, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। तो इस तरह के अलग अलग फैसले, अलग अलग कमेंट्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा कमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किया था। तो इन सब चीजों, एक तो कोर्ट की जवाबदेही और जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की बात है। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मौकों पर बहुत सारी चीजों से चूकता रहा। चाहे आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा कितने सालों से अटका हुआ, उस पर सुनवाई का वक्त नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को। 2 चीफ जस्टिस आके चले जा रहे हैं, अब रिटायर हो जा रहे हैं, और ये मामला जहां का तहां पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ऐसे अनेक मुद्दे आए सामने जहां पर सुनाए। तो इस तरह के मामलों में जब एक अचानक से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पूरे कॉन्डक्ट पे को लोग जो वकील आज सवाल उठा रहे हैं वो क्यों ना उठाए। ये सब चीजें मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी के हिसाब से रखना चाहता हूँ जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से जो हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट के, उनके ऑर्डर की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कंफ्यूजन वर्ड नहीं है,
इसका सही मायने में देखा जाए तो गुजरात में जैसे केसेस बढ़ रही थी, डाटा मिसमैनेजमेंट था, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के साइड में दिखाया कि बेड्स अवेलेबल है, लोग जाते थे, बेड मिलता नहीं था। तो इससे गुजरात हाईकोर्ट ने भी काफी स्लैम किया, जैसे वो बीजेपी रूल और अमित शाह और मोदी का स्टेट है, वहां पे काफी बुरी तरह से गुजरात गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को स्लैम किया गुजरात में जी। दूसरी तरफ जैसे आपने बताया कि यूपी में भी पता है कि 5 जो सिटीज है वहां पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगाए कि हालत बेकाबू हो जाएगी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया गया। दिल्ली में भी वैसे ऑक्सीजन के मामले में केस हुए, वैसे ही महाराष्ट्र में जैसे अभी नागपुर बेंच ने, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का बेंच है, उसने ही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट वर्किंग, जैसे ऑक्सीजन देना चाहिए वो दे नहीं रहा है। तो अलग अलग स्टेट के जो हाई कोर्ट से जिन्होंने जिस तरीके से आधी रात को जैसे लोगों ने अपील किया, वैसे हेयरिंग लेके एक क्या बोलते एक स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्चर पास किया, डायरेक्टिव पास किया अगेंस्ट द सेंटर और द बीजेपी रूल स्टेट। तो इससे वो कंफ्यूजन वर्ड के बजाय मुझे वो स्लैमिंग और एक्सपोजिंग द सिस्टम और द पर्टिकुलरली बीजेपी गवर्नमेंट वो ज्यादा लगता है। और जो बोबड़े है ऑनरेबल, जैसे आप कह रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र और पर्टिकुलरली नागपुर से आते, वहां पे एक आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो सब चीजें अपने को पता है कि जैसे माइग्रेंट का इश्यू हुआ था फर्स्ट वेव के टाइम, उस टाइम माइग्रेंट इश्यू में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या भूमिका निभाई थी, सबको सब पता है। तो इसमें ज्यादा बोलने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है, बिटवीन द लाइफ लोग अभी बहुत कुछ समझ जाते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज अपने ये डिस्कशन में बताने चाहता हूँ, हिपोक्रेसी इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस एंटायर chaos, anarchy। जैसे जिस आदमी को कोविड है वो टेस्ट करता नहीं है और दूसरे लोगों को देते रहता है, वो सब गिफ्ट जो है, जो पॉजिटिव का गिफ्ट, और वो स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल, जैसे गुजरात है, यूपी है, इन जो स्टेट है ऐसे केसेस सामने है, जैसे गुजरात में काफी लोग मर रहे हैं और ऑफिशियली कुछ कम फिगर दिखाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसा है, यूपी में ऐसा है। इससे लोग डरते हैं कि मैं अछूत तो नहीं कहा जाऊंगा, मैं पॉजिटिव निकला। तो गवर्नमेंट ने भी एक ट्रांसपेरेंसी हर चीज में रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ही अच्छी बात है कि उससे सामने वालों को भी फायदा होता है, खुद को भी फायदा होता है। ये जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होता, वो टाइम पे इलाज जो ट्रीटमेंट मिल जाती है। ये सब चीजें गवर्नमेंट ने शुरू से करना जरूरत था। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मैं साइड लेना नहीं चाहता, जब महाराष्ट्र कर रहा था सब चीजें ट्रांसपेरेंसी, उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि महाराष्ट्र में इतने पेशेंट बढ़ रहे, इतने केसेस हो रहे। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि ये जो कुछ है आपके सामने, इससे जब कोई बीमारी छुपाने से बीमारी कम नहीं हो जाती, बीमारी बढ़ती रहती है। ऐसा ये वायरस है, जितना खुल के बताओगे उतना उसके ऊपर जल्दी जल्द इलाज हो पाएगा और जल्दी जल्द लोग बड़े हो सकते हैं। ठीक बात। आनंद, ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? इस पे के बाकी पक्षों पे लोगों ने बोला है, मैं एक इसमें पक्ष है कि टेक्निकल थोड़ा पक्ष है कि कोर्ट ने किस प्रेमाइसेस पे प्रोसीड किया है। एक मतलब जुडिशियल रीजनिंग क्या हो सकता है, इसकी आलोचना हो सकती है। मैं सिर्फ ये पक्ष पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट दो डुअल फंक्शन वाली संस्था है, एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे भी काम करती है और एक जुडिशियल बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नॉट एज एन एग्जीक्यूटिव, बट कि कोर्ट जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उसका जो है प्रशासनिक नियंत्रण में भी काम करती है, और एक जुडिशियल जो उसका मेन स्ट्रीम फंक्शन है, जजमेंट्स देना, केसेस सुनना। तो जो कॉन्फ्यूजन वाली बात, जो आर्गुमेंट इन्होंने दिया है कि कॉन्फ्यूजन होगा, तो एक है कि सब बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं इसको जुडिशियल ओवर, हाई कोर्ट के जुडिशियल ओवर रीच को लेके इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या चैलेंज कर सकती हैं कि ये भाई एग्जीक्यूटिव एक्शन का चीज है कि लॉकडाउन लगे या ना लगे, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट।
और उसको सफलता भी मिली। हाँ, तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला है। उसी तरह दूसरी राज्य सरकारें भी पहुंच सकती थी कि ये हाई कोर्ट जो है ये कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रही है। तो कॉन्फ्यूजन से मेरा ये व्याख्या है कि उसका यह भी मतलब था कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, इसलिए इसको क्लब टुगेदर करो। और मेरे ख्याल से कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी स्ट्रॉन्ग भाषा का उपयोग किया, कहा कि ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति है, मतलब हेल्थ इमरजेंसी। तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये टेक्निकल एस्पेक्ट लेकर कोर्ट जो है चल रही है। अब ये बाकी जो है बाकी स्पेकुलेटिव चीजें हैं कि उस झुकाव किधर है वगैरह किधर है, लेकिन अगर कोर्ट को ये समझाना होगा भविष्य में या इन जजों को समझाना होगा तो मेरे ख्याल से वो ढाल यही बनाएंगे। ठीक बात है। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम अपनी चर्चा को आज यहाँ पर रोकने से पहले जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ आप अपना रिकमेंडेशन दे हमारे श्रोताओं को। जी, पहला तो मेरा रिकमेंडेशन है आशीष को लेकर। प्रतीक ने एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है कि वो दोस्त थे, प्रतीक गोयल जो हमारे रिपोर्टर है और आशीष दोनों दोस्त थे, वो नेबर भी थे, काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे। तो उनके बारे में लिखा है कि वो कैसे इंसान थे और कैसे उन्होंने हमारी हेल्प की और कैसे उन्होंने अपना करियर मतलब बनाया था। और तो मैं वो रेकमेंड करना चाहूँगा, वो न्यूज़ लॉन्ड्री पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, वो आकांक्षा की एक रिपोर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री पर, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है कि कैसे चीफ मिनिस्टर ने एक फरमान जारी किया था कि जो सीएमओ होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उनका लेटर लगेगा अगर आपको एक हद पेशेंट को एडमिट करना है, और उसकी वजह से कैसे एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई और वो कैसे लाइव ट्वीट कर रहे थे जब वो मौत हुई। तो एक बहुत ही दहला देने वाली एक खबर है ये, ज़रूर पढ़िए। एक भोपाल से भी हमने खबर की है जो शार्दुल ने की है, उस पर उसमें उन्होंने भोपाल के फिगर्स कितने रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें कितनी डिस्क्रिपेंसी है जो एक्चुअल फिगर्स में है, उस पर एक स्टोरी है, वो भी एक कमेंट करना चाहूँगा। और एक एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन, विजेता की जो स्टोरी है जो वो आईटीबीपी की बोल रही थी, वो ज़रूर पढ़िए। मेरा वो एक्चुअली एक रिकमेंडेशन भी था इस बार। वो स्टोरी ज़रूर पढ़िए और विजेता ने उस पर तो अभी अपडेट भी दे दिया है, तो ज़रूर देखना। आनंद आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं ये महामारी का काल है और इस बार इसका फैलाव ज्यादा है, इसलिए मैं एक इससे मिलता जुलता एक महामारी का, तो प्लेग महामारी पर एल्बर्ट कैमू की बहुत पॉपुलर, बिल्कुल। प्लेग, तो उसमें क्या है कि 19वीं शताब्दी वगैरह में जो प्लेग आता था उसको लेके, हालांकि और फिर जो 20वीं शताब्दी में भी आया, तो हालांकि कैमू ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी रियल प्लेग एपिडेमिक को इसका आधार बनाया, लेकिन एक बार उन्होंने, लेकिन फिर भी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। और वो कोई जो है एक जैसे बस एक भयावह स्थिति वगैरह और उसका चित्रण नहीं करते हुए जो मानवीय रिस्पांस है, जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक रिस्पांस होता है इस सिचुएशन में, और इवन उदासीनता होती है, कुछ लोग जुड़े रहते हैं कुछ लोग नहीं जुड़े रहते हैं, तो डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट और सभी तरह के रिस्पॉन्सेस का एक बहुत ही सटीक ढंग से चित्रण किया है। तो एक प्लेग मैं कहूँगा। दूसरा मैं एक रिकमेंड करूँगा कि लोग जो है सभी चीजों का मिश्रण पढ़ें, मतलब एक तो है कि रिपोर्टेज पढ़ें जो तथ्य से भरा हुआ हो, वो सनसनी से बचें, और जो है लोगों तक जो है इवन सरकारी जो ऑल इंडिया रेडियो है या वगैरह हेल्पलाइन है या पीआईबी के अपडेट्स हैं, इनकी जानकारी पहुंचाएं। तो कहने का मतलब जो कैनवास है जानकारी का, वो थोड़ा सा वाइड करके लोगों तक जो है तथ्यात्मक जानकारी, और उससे जिससे हेल्प मिल सके, क्योंकि
जो संकट है वो तो है ही, लेकिन अब आगे क्या करना है इसकी तरफ रास्ता दिखा है। ठीक बात। विजेता, आप क्या रिकमेंड करेंगी? हाँ, मैं थोड़ा सा ये पैंडेमिक से हट के कुछ रेकमेंड करना चाहती हूँ। एक ब्रिटिश ऑथर है रुथ वेयर, उनकी एक किताब आई है 1 by 1। ये एक मर्डर के ऊपर है, सीरियल मर्डर्स के ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इसकी शायद ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। अच्छा। तो अगर कोई मतलब थोड़ा सा कुछ हट के थोड़ा दिमाग अपना हटाना चाहता है इन सब चीजों से, तो अगर आप इसको पढ़ें तो ये बहुत अच्छी किताब है। और दूसरा मैं ये एक, अगर स्पॉटिफाई अगर आप यूज करते हैं तो उस पर एक पॉडकास्ट है हर्षा भुगले का, मिशन इसरो। तो इसरो कैसे शुरू हुआ, शुरुआत से क्या क्या उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, ये सारी एक बहुत ही अच्छा सीरीज है वो। अगर लोग सुनना चाहें तो उसको सुन सकते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया। सुधीर, आप क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है, तो पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे अपने कुछ पैनलिस्ट ने जो रिकमेंड किया, तो उस आधार पे एक महात्मा नाम का बुक है वाल्डेमर हफकिन का जी। तो वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है इस पूरे दौर के जो वैक्सीन और पैंडेमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना हो। तो अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंस है, सब चीजें अपने पास है, सब टेक्नोलॉजी है। उस टाइम तो कुछ भी चीज इंडिया के पास नहीं थी, लेकिन हफकिन ने बहुत बड़ा काम उस टाइम पे किया था। प्लेग था, प्लेग की सिचुएशन में वैक्सीन रिसर्च करके, और वो उसका जो पूरा लाइफ और सब चीजें उस इंटरेस्टिंग तरीके से उस बुक में दिया गया है। बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बुक है। मेरे ख्याल से सब लोगों ने वो चीज बुक पढ़ना चाहिए, ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे दूसरा नॉन पैंडेमिक बुक रिकमेंड करना हो तो मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहता हूँ उस मामले में। मेरा ही खुद का एक बुक है, जैसे ओन एंड लॉस ऑफ महाराष्ट्र, जो पेग्विन ने पब्लिश किया है। अच्छा। वो भी अपने दर्शक पढ़ सकते हैं, और उससे महाराष्ट्र की राजनीति कैसे चलती है और जो दौर चल रहा है सेंटर और स्टेट, उसमें जैसे अमित शाह, मोदी और यहाँ पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे, सब चीजें थोड़े बारकाई से एनेक्डोट के देते हुए उसको काफी विस्तृत तरह से लिखा है। लेखक पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें लोगों को बिटवीन द लाइन और बहुत चीजें समझ में आ सकती है। ठीक बात। बहुत खूबसूरत रिकमेंडेशन सबके हैं। मेरा बस दो रिकमेंडेशन, एक रिकमेंडेशन तो वही था जो कि रिपोर्ट्स थी न्यूज लॉन्ड्री के पैंडेमिक इस पे जुड़ी, कोरोना कोविड से जुड़ी, और इसके अलावा एक आकांक्षा कुमार की वीडियो रिपोर्ट आई है। अगर आप लोगों को याद हो, दिल्ली दंगों के दौरान एक वीडियो आया था जिसमें जमीन पर पड़े बहुत सारे बच्चे थे, लड़के थे, और उनसे नेशनल एंथम पुलिस के जवान लाठी से मारकर गवा रहे थे। तो उसकी थोड़ा सा एक इन्वेस्टिगेशन किया है आकांक्षा ने, और वो वीडियो रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वो रिकमेंड करूंगा। और साथ में एक किताब आई है देवदत्त पटनायक की, हिंदी में आई है, आस्था, हिंदू धर्म में 40 प्रबोधन। तो ये कर्मकांड और उन तमाम चीजों से रिलेटेड, मतलब जाति व्यवस्था में भी मनुस्मृति से, क्योंकि देवदत्त पटनायक अपनी उस माइथोलॉजी के जानकारी और उसके लेखन के लिए जाने जाते हैं। तो ये छोटी सी किताब बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां देती है, और बहुत सारी चीजें तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसमें एक और लाइन है, एक जो इसका चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या समोसा वैदिक है, वो भी इसमें इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। समोसा वैदिक है। वो ये भी जानकारी इस किताब में है। तो हिंदू धर्म में 40 प्रबोधन, आस्था, ये देवदत्त पटनायक की किताब मैं रिकमेंड करूंगा। वो देवदत्त पटनायक का हमारे यहाँ पर अब रिसेस भी है कल, वो भी एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ कि कल इसी बुक पर देवदत्त पटनायक का हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक एनएल रिसेस का प्रोग्राम है शाम को 7 बजे। तो अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है। ये वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है इसको। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। विजेता, सुधीर, मेघनाथ, आनंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।